हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, अपने इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो डियर स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड इसी चैप्टर से रिलेटेड हम अपनी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के कुछ पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कवर कर लिया है। अभी जो पार्ट हमारे पास रहते हैं हम उनको अपने इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। उससे पहले हमने जो अपने 3 वीडियो के पार्ट में टॉपिक कवर किए थे, जितना भी जो बातें उनमें कवर की थी उनको एक बार देखते हुए, रिव्यू लेते हुए हमारे आज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो मिनरल्स होती हैं वो क्या होती है। तो मिनरल्स एक नेचुरल अकरिंग होती है जो केमिकल कंपोजिशन की वजह से बनते हैं। ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है मिनरल्स को बनाने में या ख़त्म करने में। ओके, उसके बाद हमने देखा कि मिनरल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर, ये नहीं है कि हर जगह आपको कोई मिनरल्स मिलेगा। ओके, हो सकता है कहीं पर मिले और कहीं पर ना भी मिले। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि जहाँ पर जो क्लाइमेट या जहाँ पर जो एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग ही वो मिनरल वहाँ पर मिलेगा। कुछ मिनरल ऐसे हैं जो हमें पता है कि वो कहाँ पर है और कितने हैं और उनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन अब भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स को यूज़ करना, वहाँ से मिनरल्स को निकालना हमारे लिए ईजी नहीं है, जैसे आर्कटिक ओशियन बेल्ट और अंटार्कटिका में। ओके, मिनरल्स को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने देखा था। टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं? मिनरल्स 2 टाइप के, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल होती है और वो भी रॉ फॉर्म में। ठीक है, ये हार्ड होती है और गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में हमने देखा था आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब एग्जाम्पल किसके थे? मिनरल्स के। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन सी होती है? जिनमें मेटल इंक्लूड नहीं होता, जैसे लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम। ये सब किस में आती है? नॉन मेटेलिक में। और जो मिनरल फ्यूल होते हैं वो भी किस में आते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल में। मेटेलिक मिनरल को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन इंक्लूड होता है, जैसे आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। नॉन फेरियस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन इंक्लूड नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। उसके बाद हमने देखा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं उनको निकालना पड़ता है। उनको बाहर निकाल कर, जो अर्थ लेयर है उनके नीचे होते हैं और उनको बाहर निकाल कर, या जो रॉक्स होती है उसमें होते हैं, उनसे निकाल कर हमें उनको यूज़ करना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को बाहर निकालने की कितनी टेक्निक होती है? 3, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग। तो माइनिंग होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं और हम उनको खोद कर, उनकी खुदाई कर कर उनको बाहर निकालते हैं। अगर जो डेप्थ होती है मिनरल्स की, जो डेप्थ मतलब जहाँ पर मिनरल्स मिलने वाले हैं वहाँ पर डेप्थ कम है, तो हम ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करेंगे। अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट माइनिंग का यूज़ करेंगे। अगर हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालना है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे होती है, अगर उनको हमें अर्थ लेयर से, अर्थ सरफेस से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो होगी ड्रिलिंग। अगर मिनरल्स बिल्कुल सरफेस के पास है, सिंपली हमने उनको खोदा और निकाला, और तो वो प्रोसेस होगी हमारे पास क्वेरिंग। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की रॉक्स में मिलते हैं, और रॉक्स के टाइप्स कितने हैं? 3, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। बाकी जो नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, और जो मिनरल फ्यूल होते हैं वो भी कहाँ पर मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। उसके बाद हमने और भी देखा था कि अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, तो उन कॉन्टिनेंट में कौन सी मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी कॉन्टिनेंट किन मिनरल्स के लिए ज़्यादा फेमस है, तो वो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था यूजेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूज़ क्या क्या है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, कॉइन, पाइप, ये सब बनाते हैं।
कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग बनाने में, या जो किचन कुकवेयर होते हैं उनको बनाने में। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने देखा था कि जो सबसे 3 मेन बात होती है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। इन 3 मेथड को फॉलो करके हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था पावर रिसोर्सेज के बारे में। पावर जो है वो कैसा एक विजुअल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, मतलब हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी हमारी लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर चीज़ में हमें अब किसकी ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। और इसी के अकॉर्डिंग हम पावर को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिनको हम पहले काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, ये सब मेन कन्वेंशनल सोर्स की मेन पार्ट है। मतलब जो फायरवुड है, लकड़ियों से हम जो हीट बनाते हैं, जो पावर बनाते हैं, पावर जनरेट करते हैं, वो भी हम काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे हैं। या जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइडल पावर है, तो इनका हम काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं और अब भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कन्वेंशनल सोर्स है। कन्वेंशनल मतलब हो सकता है कि एक मतलब जो जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अगर हम इनका ऐसे ही कंटिन्यू इतना ज़्यादा यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो कन्वेंशनल सोर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको यूज़ करते हुए लिमिटेशन, इनको बनने में काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो जो इनकी प्रोसेस इनको यूज़ करने की है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली है, लेकिन इनको बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो है। इसलिए अगर हमने इनको लिमिटेशन में यूज़ नहीं किया तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे। कोल के बारे में हमने देखा था कि कोल जो है, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो कौन सी होती है, थर्मल पावर हम उसको बोलते हैं। और कोल को हम और दूसरे नाम से कौन से जानते हैं, बरीड सनशाइन के नाम से भी हम जानते हैं कि कोल का जो सेकंड नेम है वो क्या है, बरीड सनशाइन। सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर या जो कोयले से अगर पावर जनरेट की जाती है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में। और इंडिया में कहाँ कहाँ पर होती है, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। तो यहाँ पर हम कोल से जो थर्मल पावर है वो सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने पेट्रोलियम के बारे में देखा। पेट्रोलियम जो है वो एक रॉ फॉर्म में होता है। ओके, ब्लैक लिक्विड पार्ट होता है और इसको हम रिफाइनरी में ले जाकर रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट इससे निकालते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। और पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इससे इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और पेट्रोलियम से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, एनर्जी जनरेशन की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिग्बोई इन असम, बॉम्बे, हाई इन मुंबई और डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। तो ये सब वो एरिया है जहाँ पर इंडिया में पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है। नेचुरल गैस के बारे में हमने देखा कि जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर ही हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। और सबसे ज़्यादा और यूज़ किस में होती है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में। रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड इसके सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। इंडिया में कहाँ पर होती है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरिया मुंबई में भी ऐसे है जहाँ पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने हाइडल पावर के बारे में देखा कि डैम बनाकर, बड़े बड़े डैम बनाकर, बांध बनाकर, जब हम टरबाइन को घुमाकर, टरबाइन के ऊपर जैसे ही हम हाई प्रेशर से पानी डालते हैं, टरबाइन घूमते हैं, जनरेटर स्टार्ट होते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हाइडल पावर किससे जनरेट होती है, बड़े बड़े डैम बनाकर फिर हम वो पावर को जनरेट करते हैं। और डैम बनाने के लिए
सॉरी जो डैम होते हैं उसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम एक बार पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं तो उस पानी का हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं किसमें, इरिगेशन में। ओके, बाकी काफ़ी कंट्रीज़ और इंडिया में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह ऐसी है जहाँ पर हाइडल पावर जनरेट की जाती है। तो ये थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है, द इंक्रीज यूजिंग, मतलब हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूसिल फॉइल का यूज़ करें, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही इनका हम कंजम्पशन करते रहे तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमें जो ऑप्शनल पार्ट है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो हमें एनर्जी के ऐसे सोर्स पर डिपेंड होना चाहिए जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। तो इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं फ्यूसिल फॉइल की जगह। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की जगह हम किसका यूज करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी का। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल है, ये ख़त्म नहीं होंगे। अगर ख़त्म होंगे तो ये जल्दी ही दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन फ्यूसिल फॉइल तो अगर एक बार ख़त्म हो गई तो इनको बनने में लाखों साल लग जाएंगे दोबारा। इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसी में हमने देखा था सोलर एनर्जी के बारे में कि जो सन हीट होती है, सनलाइट होती है, उसको यूज़ करके हम कैसे सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं। सोलर एनर्जी में किस किस का यूज़ करते, क्या क्या होता है, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, इन सब को हम मतलब इन सब में हम ओनली किसका यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करके, और फिर पावर जनरेट करते हैं और उस पावर को हम अपने डेली जो काम होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं। ओके, जैसे आपको देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा सोलर पैनल लगा हुआ है, और यहाँ से इन पैनल की वजह से सोलर एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जाती है और उसी से पूरा काम किया जाता है। उसके बाद हमने विंड एनर्जी के बारे में देखा था कि जो विंड मिल होती है उनसे हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। और मोस्टली ये जो कोस्टल एरिया होता है जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पर सेटअप की जाती है, या माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर सेटअप की जाती है। जैसे ही विंड मिल की जो पत्तियाँ होती है वो जैसे ही घूमती है तो उसके साथ साथ जो जनरेटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो जो न्यूक्लियर पावर होती है उसका हम यूज़ मतलब वो कैसे जनरेट की जाती है, वो जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनका यूज़ करके, या जो यूरेनियम या जो थोरियम होती है उनका, उसके अकॉर्डिंग हम एक नेचुरल अकरिंग के अकॉर्डिंग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं। दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। द ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो कहाँ पर होती है, यूएसए और यूरोप में। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। और राजस्थान में और झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर न्यूक्लियर पावर जो है हम जनरेट कर सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में काफ़ी मतलब जो रिएक्टर होते हैं, एमिट पावर होती है, उन सब का यूज़, यूरेनियम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करके और जो एटम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक नेचुरल अकरिंग की जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। और सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है वो यूएसए और यूरोप में होती है। इंडिया में भी यूरेनियम काफ़ी जगह पर पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा राजस्थान और झारखंड में है। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोनोजाइट सैंड इन केरला। और जो थोरियम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, केरला में, जो मोनोजाइट सैंड है उसमें। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। मतलब
इंडिया में भी अलग अलग प्लांट्स लगाए गए हैं, पावर स्टेशन लगाए गए हैं, जहां से हम न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पर, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटका में। तो ये कुछ मेन जगह है जो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको बता रखी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमने लगा रखे हैं न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो कौन सी होती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो हमें सबको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा हीट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो हर चीज़ एक मेल्ट फॉर्म में होती है। अर्थ लेयर के अंदर जो हमारा सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जो ये हीट होती है ये बाहर की तरफ भी निकलती है। तो इस हीट का यूज़ करके हम जो पावर जनरेट करते हैं उसको हम कौन सी पावर बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीडली एज वी गो डीपर। ठीक है, जैसे हम अर्थ जो लेयर होती है उनमें नीचे की तरफ जाएंगे, डीप की तरफ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। समटाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और कई बार तो ये अर्थ सरफेस पर भी हमें देखने को मिल सकती है जो हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसी हीट का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? न्यूक्लियर मतलब जो पावर होती है उसको जनरेट करने के लिए। और जो पावर जनरेट होगी उसको हम कौन सी पावर बोलेंगे? जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating, bathing for several years। जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में। USA has the world largest geothermal power plant followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America। यूएसए में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जियोथर्मल प्लांट कहाँ पर है? यूएसए में है। और जो किस किस को पावर जनरेट करता है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका को। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। और अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में जो जियोथर्मल प्लांट है वो कहाँ पर लगे हुए हैं? मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है और पूगा वैली जो लद्दाख में है। तो यहाँ पर जियोथर्मल प्लांट्स लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो टाइड्स होती हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े ओशियन होते हैं, उसमें टाइड्स आती है। ठीक है, मतलब एक बार तो पानी का लेवल जो है वो कम हो जाता है और एक बार पानी का लेवल थोड़े टाइम के लिए कम होता है, थोड़े टाइम के लिए फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के लिए कम होता है, फिर थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा। आप देखते होंगे कि जो ओशियन होती है, जो समुद्र होते हैं, उनमें लहरें होती है। तो उन्हीं लहरों की वजह से, उन्हीं टाइडल्स की वजह से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट नैरो। जो टाइडल एनर्जी होती है वो नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो टाइडल एनर्जी होती है वो कई बार बिल्डिंग्स जो डैम बनाकर और फिर उसके बाद बिल्कुल जो सीज के अकॉर्डिंग, जहाँ पर सीज होते हैं वहाँ पर पहले डैम बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर जो टाइड्स आती है उनके अकॉर्डिंग पावर जनरेट की जाती है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाई टाइड होती है, जब पानी का लेवल ज़्यादा होता है, तो उस टाइम क्या होता है, क्या करते हैं कि उस पानी की हाई लेवल की वजह से, प्रेशर की वजह से टरबाइन जो होते हैं वो घूमते हैं, वहाँ पर जो टरबाइन लगे हुए हैं वो घूमते हैं और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म। और सबसे ज़्यादा जो टाइडल मिल्स है वो कहाँ कहाँ पर है? रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ जो इंडिया में है वहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आता है बायोगैस के बारे में कि बायोगैस से रिलेटेड, बायोगैस भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आता है। तो बायोगैस के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोगैस में लिखेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस।
तो हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, मतलब सूखे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डंग होते हैं, किचन वेस्ट होते हैं, तो ये सब जो मतलब जो मोस्टली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारे घरों का, तो उससे हम क्या करते हैं कि एक गैसियस फ्यूल बनाते हैं, और उसी गैसियस फ्यूल को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टर लगे होते हैं, बायोगैस डाइजेस्टर लगे होते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, वो बैक्टीरिया, और उसकी वजह से वो एक मिक्सचर बना देते हैं वहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बायोगैस इज एन एक्सीलेंस फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस जो होती है वो काफ़ी हमारे लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए भी हमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ये हमारे पास था बायोगैस के बारे में। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हरासिंग दिस एनर्जी इन बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ओके, तो एनर्जी जो है वो हमें मिलती है हर जगह, हम देख सकते हैं कि हम कैसे एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार तो हम इसका मिसयूज़ भी करते हैं। जितना बनाना इसको डिफ़िकल्ट काम है, उतनी ही ये कॉस्टली भी है। ईच वन कैन मेक ए डिफरेंस बट नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर हम एनर्जी को बचाएंगे तो वो भी एनर्जी जनरेटेड ही मानी जाएगी, कि अगर हम बिजली को बचा रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं, तो वो उससे एनर्जी भी जनरेट होगी, मतलब और हमें ज़्यादा जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर हम बचा कर रखेंगे तो हमें बाकी जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये था हमारे पास टॉपिक बायोगैस के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके बारे में। बुक में हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और थर्मल एनर्जी, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। तो ये सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। ओके, और सेम एज इट इज़ बिल्कुल जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके बारे में भी हमें बता रखा है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल और हाइडल पावर। तो नॉन कन्वेंशनल के बारे में भी हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रखी है। तो ये दोनों ही पार्ट कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है। जैसे ही आप इनको याद करोगे तो इनके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये होते क्या है एक्चुअल में, इनकी जो डेफिनेशन होती है वो भी आपको इन्हीं के साथ क्लियर हो जाएंगी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ। ओके, इनके मीनिंग, इनकी डेफिनेशन सब इन्हीं में दे रखा है। तो ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है अलग अलग पॉइंट बनाकर। जैसे आप ये लिख सकते हो कि पहले आपने मेन टॉपिक डाला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें फर्स्ट टॉपिक लिया विंड एनर्जी। उसके बारे में फर्स्ट लिखोगे कि विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके बाद विंड एनर्जी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ऐसे ही आपको जितने भी यहाँ पर सोर्सेज दे रखे हैं उन सोर्सेज के बारे में, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों ही आपको अपनी कंप्लीट करनी है। ओके, और इसको साथ ही अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बुक एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे कि बुक एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन उसके लिए उसके लिए आपको पहले ये जो पार्ट आज हमने वीडियो में कवर किया है कन्वेंशनल सोर्स के बारे में पढ़ना है, और नॉन कन्वेंशनल के बारे में अपनी नोटबुक में लिखना भी है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, उनके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस है।
तो आई होप आपको ये टॉपिक जो हमने किया है वो अच्छे से समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है वो आपको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उसको कंप्लीट करोगे और उसको याद भी करोगे। थैंक यू।